अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ही एक पार्ट। सबसे पहले हम लोगों ने एको के बारे में पढ़ा, ईसीजी के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने जो है वो अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ा। फिर मज़ीद आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैनिंग। ये भी एक इन्वेस्टिगेशन है कार्डियक, जिसके ज़रिए हम हार्ट के फंक्शन के बारे में पता कर सकते हैं, उसके इन्फाक्टेड और नॉन इन्फाक्टेड एरियाज़ के बारे में पता कर सकते हैं, और उसका जो परसेंटेज फंक्शन होता है या कह लें इजेक्शन फ्रैक्शन होता है एलवी का, हम वो भी इसके ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैनिंग इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें रेडियो न्यूक्लियाइड्स या आप कह लें आइसोटॉप्स यूज़ होते हैं, रेडियो आइसोटॉप्स, जिनसे रेडिएशन एमिट होती है। एक्सरे में और आपके न्यूक्लियर इमेजिंग में क्या डिफरेंस होता है कि एक्सरे में आपका जो सोर्स होता है, रेडिएशन सोर्स, वो ट्यूब होती है, जबकि न्यूक्लियर मेडिसिन में जो आपका सोर्स होता है वो पेशेंट इटसेल्फ होता है। हम पेशेंट को डोज जो है या कह लें आइसोटोप जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में, और वो रेडिएशन को एमिट करता है। फिर गैमा कैमरा के ज़रिए हमने उसकी पूरी बॉडी की स्कैनिंग करनी होती है और हमने उसको फाइंड आउट करना होता है कि किन किन एरियाज़ में डिजीज़ है। तो एक्सरे जो है उसमें ट्यूब सोर्स होती है और न्यूक्लियर मेडिसिन में पेशेंट। अब जो न्यूक्लियर इमेजिंग है उसमें कौन कौन से मेनली जो स्कैन्स हैं, वैसे तो हर बॉडी के हर रीजन के लिए न्यूक्लियर का स्कैन होता है, लेकिन कार्डियक के लिए टेक्नीशियम, मोस्टली जो न्यूक्लियर इमेजिंग के स्कैन्स होते हैं वो टेक्नीशियम लेबल्ड होते हैं। टेक्नीशियम 99M से बोलते हैं। फिर मोलिब्डेनम, फिर थाइलियम, फिर मगा स्कैन इसको बोलते हैं। अब थाइलियम स्कैनिंग जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि थाइलियम स्कैनिंग एक्चुअल है क्या। थाइलियम स्कैन जो है इसमें हम थाइलियम 201 जो होता है वो इंजेक्ट करना होता है पेशेंट में, और उससे हमें इन्फाक्टेड और नॉन इन्फाक्टेड एरिया की इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। और उसमें हमने एक एक्सरसाइज करवा के पहले पेशेंट को हमने आईवी के ज़रिए इंजेक्ट कर दिया, डोज जो है वो लगा दी। उसके बाद पेशेंट को एक्सरसाइज करवाई, एक्सरसाइज के बाद उसके दौरान हमने नोट किया कि किन किन एरियाज़ में, लेट्स सपोज एलवी की कैविटी हमारे पास इस तरह से राउंड होती है और हमने उसको 17 सेगमेंट्स में डिवाइड किया होता है, और इस तरह डिफरेंट एरियाज़ पे या डिफरेंट लेवल्स पे हमें इस तरह इसकी कैविटी नज़र आ रही होती है। और वो जो एलवी के पार्ट्स होते हैं, सेप्टम, इंटीरियर, सेप्टल, इन्फीरियर, इस तरह से, तो उनमें हम डिफरेंट एरियाज़ में हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं एक इमेज साथ एंड पे अटैच कर दूंगी, आप देख लीजिएगा कि एक्चुअली ये स्कैनिंग होती किस तरह से है या इन्फॉर्मेशन किस तरह से मिलती है हमें। तो वो जिन जिन एरियाज़ में मूवमेंट एक्सरसाइज के बाद जहाँ जहाँ पे हमें हाइपोप्रोफियन मिलती है वो उसको हाइपोप्रोफियन के तौर पर इंडिकेट कर देता है एक कलर के साथ। फिर उसके बाद हम रेस्ट, पेशेंट को हमने रेस्ट करवानी है। रेस्ट के बाद दोबारा हमने उसको ये देखना है कि डिफ़ेक्ट कहाँ कहाँ पे है। अगर तो फिलिंग डिफ़ेक्ट उसमें दोबारा आता है इन एरियाज़ में रेस्ट पे, पहले तो पहले तो रेस्ट आपके एक्सरसाइज पे आया, एक्सरसाइज पे तो हाइपोप्रोफियन हो गई। इसका मतलब यह है कि पेशेंट को एक्सर्शनल जो है वो हाइपोप्रोफियन हो रही है, यानी कि एक्सरसाइज के वक्त पेशेंट की जो मायोकार्डियल वायबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको जो है वो क्या कहते हैं हाइपॉक्सिया हो रहा है। लेकिन अगर रेस्ट पे भी आके उसमें फिलिंग डिफेक्ट है, यानी कि वो उतना इंटेक करता है उसका, तो इट्स मीन कि वो एरिया इन्फाक्टेड है, उस एरिया में इन्फाक्शन है। तो इस तरह से हमें थाइलियम स्कैन से इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर हमारे पास थाइलियम स्कैन नहीं है तो हम उसकी जगह टेक्नीशियम लेबल्ड स्कैन भी कर सकते हैं, जिसको मोस्टली अगर कभी देखें टेक्नीशियम 99M लिखा होता है इस तरह से, ठीक है। तो इसको कहते हैं टेक्नीशियम लेबल्ड स्कैन। तो ये इंस्टेड ऑफ थाइलियम ये भी यूज़ हो सकता है। अब इसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं कि मतलब इन दोनों स्कैन्स को हम क्यों परफॉर्म करवाते हैं, किस वजह से हम करवाते हैं? तो उसकी वजह ये होती है, अगर तो आपसे ईसीजी की इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही ड्यू टू लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, यानी कि ये हार्ट का कंडक्शन डिफेक्ट है, अगर उस कंडक्शन डिफेक्ट की वजह से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो आप उसकी जगह पे ये स्कैन, थाइलियम के स्कैन और टेक्नीशियम स्कैन हम करवा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है वो रीजन ऑफ इस्कीमिया आपने लोकलाइज़ करना है, तो कि किस जगह पे एक्चुअल, ठीक है जी। फिर इसके अलावा आपका आता है कि वो
इस्कीमिक है यानी कि ब्लड सप्लाई डैमेज हो रही है, या इन्फार्क्टेड है एरिया, यानी कि कुछ में होता है कि यहाँ पे इस्कीमिक चेंजेस आएंगे। अगर हाइपोपरफ्यूजन हो रही है तो उसमें इस्कीमिक चेंजेस आएंगे, लेकिन अगर बाद में फिलिंग डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो इट्स मीन वो इन्फार्क्टेड है, वो डेड हो गया। जहाँ हाइपोपरफ्यूजन होती है वहाँ पे अभी वो एरिया डेड नहीं हुआ होता, उस जगह पे अभी ऑक्सीजन की सप्लाई कुछ कुछ मौजूद होती है, लेकिन इन्फार्क्टेड एरिया में वो एरिया डेड हो चुका होता है। ठीक है जी, तो ये थे इसके इनके जो इंडिकेशंस हैं इन स्कैन्स की। अब एक जो हमने मगज़ स्कैन की बात की कि वो किस लिए हम करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। उसमें भी आइसोटॉप जो है वो आईवी इंजेक्ट किया जाता है, और इसको हम एक और नाम है इस स्कैन का, उसको बोलते हैं ब्लड पूलिंग स्कैन, क्योंकि ये ब्लड के ज़रिए इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, तो आइसोटॉप इसमें आईवी के ज़रिए यानी कि इंट्रावीनस जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, फिर सर्कुलेटिंग ब्लड में, ठीक है, ब्लड की मूवमेंट देखने को, फिर गैमा कैमरा जो है वो उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ से किस किस एरिया से आपके जो है वो ब्लड जो है वो उसकी मूवमेंट हो रही है, और कहाँ कहाँ से किस एरिया में कितनी प्रोफ्यूजन हो रही है हार्ट के एरिया की। फिर हम प्रोफ्यूजन देखते हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ कार्डिक साइकिल में, यानी कि सिस्टोल में कितनी हो रही है और डायस्टोल में कितनी हो रही है। ठीक है जी, तो ये था मगज़ स्कैन। अब इसकी अगर हम लोग बात करें कि हम इसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं, हम क्यों परफॉर्म करते हैं ये वाला स्कैन, उसमें नंबर 1 हमने वेंट्रिकुलर एन्युरिज्म अगर देखना हो, लेट्स सपोज अगर आपका हम एको के अकॉर्डिंग अगर हम व्यू ड्रॉ करें तो ये इस तरह से आपके पास एक 4 चैम्बर व्यू की बात करें तो 4 चैम्बर आपका ये आर वी हो गया, ये आर ए हो गया, और यहाँ पे आपका ये एल ए, और ये अगर एल वी है तो ये एनोरिज्मल साइज़ की एपेक्स यूँ अगर हो जाती है नॉर्मली, तो यहाँ पे इसको स्टॉप होना है ना, नॉर्मली इसने यहाँ पे इस तरह से इसका ये बनना है, लेकिन अगर तो ये इस तरह से एक शेप देता है ऐसे वाली, तो इसको हम कह देते हैं ये एल वी एनोरिज्म है। ये भी एनोरिज्मल सी डायलेटेशन इसकी होती है, यहाँ पे माइट्रल वेल्व, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वेल्व, ये आर वी, ये आर ये एल ए और ये एल वी, तो ये क्या है इसकी एनोरिज्म, ये वेंट्रिकुलर एनोरिज्म है। ठीक है, तो वो आर वी की भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये एल वी की होती है। तो ये इस एनोरिज्म को देखने के लिए कि जब यहाँ पे हमने इसकी वॉल्स में अगर इंजेक्ट किया, हमने आइसोटॉप दिया हुआ, तो ऑब्वियसली वो इन वॉल्व के इन एरियाज़ में भी जाएगा, ब्लड के ज़रिए यहाँ तक भी पहुँचेगा। फिर ये वेंट्रिकुलर एनोरिज्म, फिर ई एफ कैलकुलेशन के लिए, ई एफ कहते हैं हम इजेक्शन फ्रैक्शन को। इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है वो आपके एलवी का फंक्शन बताता है। मेनली हम जो इजेक्शन फ्रैक्शन की बात करते हैं वो आपके एलवी की होती है, जिससे हम बताते हैं 60% हार्ट काम कर रहा है आपका, 40% कर रहा है, वो इस बेस पे बताते हैं कि ईएफ कितना है, यानी कि एलवी जो है वो एक अपने कार्डिक साइकिल में कितना ब्लड जो है वो बॉडी में इजेक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन आरवी की भी होती है, इजेक्शन फ्रैक्शन एलवी की भी होती है, लेकिन मेनली हम बात जो है वो एलवी की करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, वेंट्रिकुलर फंक्शन, कि आपके वेंट्रिकल जो हैं वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का न्यूक्लियर मेडिसिन का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन्स किस तरह के होते हैं और उनमें हम किन किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन उनसे हम हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो होगा हमारा एंजियोग्राफी के बारे में, कार्डिक कैथ लैब के बारे में, कि हम वहाँ पे क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं, वो किस तरह से हेल्पफुल होता है, फिर वहाँ से हम एमआई के पेशेंट को किस तरह से हैंडल करते हैं। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।